नमस्कार दर्शकों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मिता कुमारी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मक्का की फसल के बचाव के लिए करें नेट का प्रयोग। अधिक लाभ के लिए करें खेती के साथ साथ पशुपालन एवं अच्छे उत्पादन के लिए करें गर्मा मूंग की खेती। किसान भाइयों, गेहूं की फसल की कटाई होने के पश्चात अभी आपके खेत खाली होंगे। ऐसे में आप खेतों को अच्छी तरह जोत लें, जिससे आपको कीट नियंत्रण का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ खरपतवार पर भी नियंत्रण होगा। पहली बारिश के पानी का संरक्षण होगा, जिससे दलहनी फसलों के अच्छे उत्पादन का आपको लाभ मिलेगा। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं ICAR के वैज्ञानिक अनिल कुमार सिंह। गर्मी अपने चरम सीमा पे है। हम लोगों ने अपनी जो है रबी की फसल की कटाई कर ली है, चाहे वो दलहनी फसल हो चाहे वो तिलहनी फसल हो, और अब समय ऐसा आ गया है कि गेहूं की भी फसल की कटाई प्रायः समाप्त हो गई है। कहीं कहीं थोड़ा सा बची हुई है, वो भी जो है शीघ्रता से ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम लोग गेहूं की कटाई कर लेते हैं, उसकी जो हार्वेस्टिंग करने के बाद, थ्रेसिंग करने के बाद जब गेहूं को सुखा के रख लेंगे तो हमारा ध्यान फिर चला जाएगा जो है खरीफ ऋतु की तैयारी करने के लिए, धान की फसल की तैयारी करने के लिए, बरसात की ऋतु की तैयारी करने के लिए। इन परिस्थितियों में अभी का जो 1 महीने का समय होता है, जो मई का महीना होता है, तो इस कंडीशन में अगर हम खेतों की अपनी ग्रीष्मकालीन जुताई करा देते हैं, गहरी जुताई करा देते हैं, तो उससे हमको बहुत सारे फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा क्या होता है कि उसके अंदर जो भी रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं, कीट पतंगों के जो अंडे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या वो नष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जब ग्रीष्म ऋतु में जुताई करते हैं तो खरपतवार के बीज समाप्त हो जाते हैं। तो खरपतवार के बीज समाप्त हो जाते हैं, रोगाणु समाप्त हो जाते हैं, और कीट पतंग भी समूल नष्ट हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ तो नष्ट हो जाती हैं जो हमारे लिए पेरेंटल प्रॉब्लम होती है। ये जो हमारे ये जो है बायोटिक पेस्ट हैं। रबी की दलहनी फसलों में मूंग का महत्वपूर्ण स्थान है। मूंग के उन्नत प्रभेदों में पूसा विशाल, सम्राट, सोना, PS16, SML 668 मुख्य हैं। छोटे दाने के प्रभेदों हेतु 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व बड़े दाने के प्रभेदों हेतु 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखें। किसान भाइयों, मकई की फसल तैयार होने पर पंछियों द्वारा नष्ट होने की संभावना रहती है। पंछियों से फसल के बचाव के लिए आप नेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और अच्छे उत्पादन का लाभ आपको मिलेगा। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं ICAR की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शिवानी। बाइट डॉक्टर शिवानी, वरिष्ठ वैज्ञानिक ICAR। सफलता उनके कदम चूमती है जहां हौसले बुलंद हुआ करते हैं। इसी कथन को चरितार्थ कर दिखाया है वैशाली जिला के प्रगतिशील कृषक संजय जी ने। ये खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इन्होंने 10 से 12 गाय पाली हुई है, जिसके गोबर से ये जैविक खाद का उपयोग कर खेती करते हैं। इनका कहना है कि खेती के साथ साथ पशुपालन करने से आप दोगुना लाभ कमा सकते हैं। 7-8 को गाय पाले हुए हैं। जर्सी, फ्रीजियन, साहिवाल जाति का है। दूध 10 कोई के 15, कोई के 20 होता है। ऐसे गोबर से हम जैविक खाद बनाते हैं, खेत में जो पटवन होता है, इसी से दाना भोजन का इसका उपाय होता है, जो इसमें दूध बेचते हैं। दर्शकों, अब हम आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल एवं गिरावट के बारे में जानेंगे। गुलाब खास आम 350 रुपये प्रति 5 kg, अनार 500 रुपये प्रति 5 kg, अंगूर 350 रुपये प्रति 5 kg, संतरा 250 रुपये प्रति 5 kg, तरबूजा 75 से 100 रुपये प्रति 5 kg। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लेकर चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों नमस्कार, मैं संजीवनी श्रीवास्तव हमेशा की तरह आज भी कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों,
हमारा आज का विषय है सरकार द्वारा किसान भाइयों की आय में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाएं। और हमारे साथ हैं नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक मोहम्मद मतीन अशरफ जी। अशरफ सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। सर, किसानों की आय व उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? सरकार ने किसानों की ज़रूरत को देखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई हैं ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। और किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो पूरे भारतवर्ष के लोगों को अलग अलग फसलों को उगाकर उनके पेट को भरता है, उसको हर तरह की सुविधाएं मिले और वो पलायन करने पर मजबूर न हो, अपने कृषि की कार्य को छोड़ने पर मजबूर न हो। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी का एक नया मिशन है जिसके तहत किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत ये तय किया गया है कि प्रत्येक बूंद पानी से अधिक फसल उगाया जा सके। दूसरा लक्ष्य इसमें, ये दूसरी पॉइंट स्ट्रेटेजी जो हमारी रणनीति है उसका एक हिस्सा ये है कि हम किसानों के लिए ज़मीन यानी कि भूमि का स्वास्थ्य का सही परीक्षण करके दें और उसको उन्नत किस्म की बीज की उपलब्धता हो। आपको अच्छी तरह पता है, किसान भाइयों को भी पता है कि एक बड़ी मात्रा में भंडारण की अभाव के कारण काफ़ी मात्रा में हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए भंडारण और कोल्ड चेन की व्यवस्था के बारे में भी सरकार ने बहुत ही इस बात पर जोर दिया है, बल दिया है। इसके अतिरिक्त हम ये जानते हैं कि किसानों का भला तभी हो सकता है जब उसको केवल खेती ही पर निर्भर न करना पड़े। खेती से संबंधित दूसरी जो योजनाएं हैं जैसे डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध योजनाओं या संबद्ध गतिविधियों में उसको जोड़ा जा सके ताकि उसकी आय में वृद्धि हो, केवल खेती पर निर्भर न रहे और खेती की दिशा में वो सामान्य जो फसल उगाता है उसके अतिरिक्त नकदी फसल की उपज की ओर भी उसका ध्यान जाए, ये करना ज़रूरी है। किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर फार्म मार्केट की सुविधा भी प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उनको पता चले कि उनके द्वारा उगाए गए फसल का सही मूल्य कहाँ और किस मार्केट में उपलब्ध होगा, उसी अनुरूप वो उस काम को अंजाम दें। उसके बाद एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिए हम एक व्यवस्था और करते हैं जिसके माध्यम से उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि अगर ऋण उपलब्ध करा दिया गया समय से तो किसानों की सारी समस्याओं का एक हद तक हल निकल आता है। सर, किसानों को समग्र खेती कैसे करनी चाहिए और इसमें बैंकों की क्या भूमिका है? समग्र खेती का अर्थ ये होता है कि एक किसान, चूँकि आपको पता है कि पिछले वर्षों में सदियों से हम ये देखते आ रहे हैं कि किसानों की जोत जो है वो छोटी होती चली आ रही है, क्योंकि एक ही किसान में जब कई परिवार के सदस्य हैं तो वो खेत आपस में बंटता चला जा रहा है और वो खेत छोटा होता जा रहा है। नतीजा ये होता है कि एक किसान के लिए खेती करना अब थोड़ा लाभप्रद नहीं रह गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बैंक वाले भी और सरकारी तंत्र की भी ये सोच है कि किसान समग्र खेती पर बल दें, यानी एक जो उनके पास खेती की ज़मीन उपलब्ध है उसमें वो समग्र खेती करें, जिसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में, ताकि एक से अधिक तरह की चीज़ों को उसमें से उगाने का प्रयास करें। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका एक इसकी है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाए, दो अलग अलग अंतराल पे तैयार होने वाली फसलों को मिक्स करके करें तो जो कम अवधि की फसल है वो पहले तैयार हो जाएगी, उससे भी कुछ उनका आय हो जाएगा, और जो नॉर्मल फसलें हैं, जो सामान्य फसलें हैं, वो अपने समय पर मैच्योर होंगी, पकेंगी, तो उससे भी उनको इनकम मिलेगा। समग्र खेती में एक से अधिक तरह की योजनाओं को, एक से अधिक तरह की विधियों को शामिल किया जा सकता है। जैसे मचान सब्ज़ी एक बहुत अच्छा विकल्प है किसान की आय की बढ़ाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है जो सारे साल भर
हर व्यक्ति को उसकी खपत और उसकी आवश्यकता पड़ती है। और शुरू के दौर में, शुरू के टाइम में जब फसल शुरुआती दौर में आता है तो मचान सब्ज़ी की फसल अगर बाज़ार में आती है तो एक तो अच्छे क्वालिटी की होती है, अच्छे गुणवत्ता वाली होती है और उसकी दर भी, उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें उत्पादकता भी ज़्यादा आती है, क्योंकि ज़मीन पर जो फसलें यानी बेल वाली सब्जियां उगाई जाती हैं उसमें उत्पादन कम होता है। अधिक वर्षा के कारण उनकी बेलें गल जाती है। ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों के डंक के कारण उसके जो उसमें फल लगता है वो फल सड़ जाता है। जब वो सड़ता है तो बगल वाले दूसरे फल को भी प्रभावित करता है उसका जीवाणु और उत्पादन घट जाता है। तो हम चाहते हैं किसान भाई अपने खेतों में एक तरफ से सब्ज़ी उगाने का मचान का विधि अगर अपनाएं तो उनको अधिक से अधिक मचान सब्ज़ी के कारण उत्पादन होगा। अलग अलग किस्म की सब्ज़ियां उसमें उगाएं, जैसे तुरई है, लौकी है, खीरा है, उसके बाद करेला है। ये अलग अलग रेट में बाज़ार में अच्छे दामों पर बिकते हैं। तो उससे हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ होगा और सामान्य फसल भी वो उगाएं। और साथ साथ पहले भी मैंने कहा कि जो सामान्य फसल है उसके अतिरिक्त कैश क्रॉप जिसको कहते हैं, नकदी इनकम देने वाले, आय देने वाले फसल को भी उगाएं। दर्शकों, अभी वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। सर, हमारे किसान भाइयों को सरकार द्वारा किन किन योजनाओं में अनुदान देना उपलब्ध है? आपको पता होगा कि भारत सरकार ने किसानों के लिए अलग अलग गतिविधियों के लिए पर सब्सिडी या अनुदान देने की योजना रखी है। वर्तमान में एक अच्छी योजना है जिसको हम डेयरी उद्यमिता विकास योजना कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसान को 25% सब्सिडी उपलब्ध है और अनुसूचित और जनजाति वर्ग के किसानों को 33.33% सब्सिडी उपलब्ध रहता है। हर वो किसान जो खेती के अतिरिक्त डेयरी की योजना को अपना सकता है उनको ये सुविधा मिलेगा और बैंक
ऋण भी उपलब्ध है, केवल 10% मार्जिन मनी पर, यानी किसान का उसमें शेयर केवल 10% देना अनिवार्य है, बाकी 90% जो है बैंक ऋण होगा। और उसके बाद बैंक द्वारा पहली किस्त अदा माने किसान को जारी करने के बाद उस पर सब्सिडी या अनुदान का क्लेम दावा नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जा सकता है और उसके बाद वो हमारे स्तर पे उसको सैंक्शन या स्वीकृति करके हम इसको कंफर्मेशन के लिए हेड ऑफिस बॉम्बे भेजते हैं और भारत सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि है हमारे प्रधान कार्यालय बॉम्बे को उपलब्ध करा दी जाती है एडवांस में, उसी से ये सब्सिडी किसान को मिल जाता है। तो किसान के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है। दूसरी सब्सिडी का जो प्रावधान है वो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से आवश्यकता है, जिसके माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक फसल उगाने में मदद मिलती है। और इसमें भारत सरकार ने MNRE जो उनकी भारत सरकार की मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक योजना लाई है जिसमें सोलर पंपिंग सिस्टम के ऊपर सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है और किसान को इस माध्यम से अगर वो सोलर पंपिंग सिस्टम लगाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्राप्त होगा, साथ साथ उनका खर्चा भी कम होगा। तीसरी जो चीज़ ये है इसमें वो ये है कि इसमें प्रदूषण जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जबकि डीजल पंप अगर चलता है तो आपके क्षेत्र में आपके आसपास में प्रदूषण भी बढ़ाता है और उसमें एफिशिएंसी भी धीरे धीरे घट जाती है उसकी, तो उसके कारण जो हमारा रखरखाव का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है। तीसरी चीज़ है कि छोटे किसान चाहें तो अपने लिए प्रकाश के लिए लाइटिंग सिस्टम भी इसी के अंतर्गत ले सकते हैं, उस पर भी सब्सिडी का प्रावधान है भारत सरकार की ओर से। तीसरा एक ये है कि जैविक खाद के निर्माण के लिए एक सब्सिडी का जो प्रावधान रखा गया है वो 25% है और अगर वही जैविक खाद सब्जी सड़ी हुई सब्ज़ी वगैरह जो होती है, जो बड़े मार्केट में या बड़े पैमाने पर सब्जियां जो कॉरपोरेशन वगैरह के डंपिंग इसमें फेंकी जाती हैं, उन सब को एकत्र करके अगर ये इससे हम खाद तैयार करें जैविक खाद, तो इस पर 33.33% की सब्सिडी है, जो मैक्सिमम अधिकतम जिसकी राशि 60 लाख तक सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। इसमें बड़े किसान भी इस काम को अच्छी तरह मिलकर अंजाम दे सकते हैं। दूसरी व्यवस्था एक हो सकती है कि कुछ लोग मिलकर, जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आया है जो भारत सरकार ने प्रमोट किया है कि छोटे छोटे किसान अपने अकेले में बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर या क्षमता नहीं रख सकते, अच्छे व्यवसायों के साथ वो अपने फसल को बेचने में सक्षम नहीं होंगे, तो उनको प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप में मिलकर 100-150 किसान मिलकर के भी इसको तैयार कर सकते हैं, 200 की संख्या भी हो सकती है, और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा के इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें एक बड़ी योजना जो है जैविक खाद की, वो यूनिट को ले सकते हैं, जिसमें एक अच्छे सब्सिडी का अनुदान का प्रावधान रखा गया है। सर, आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज का युग जो है वो किसान को किसान कहने वाला युग नहीं है। आज किसान भी एक उद्यमी है। भारत सरकार का नज़रिया है, भारत सरकार का मानना है कि किसान को हम किसान के रूप में न देखें, उसको एक उद्यमी के रूप में देखें, और किसान भी खुद को एक उद्यमी समझें, ताकि वो अधिक से अधिक पैदावार करें। साइंटिफिक और वैज्ञानिक जो खोज हुई हैं उनका सारा लाभ लेते हुए, वैज्ञानिक यांत्रिकीकरण इत्यादि का लाभ लेते हुए वो अधिक से अधिक पैदावार करें। अभी हाल ही में जो पिछले 2 फसलों से एक योजना भारत सरकार ने लाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और उसमें पिछली योजनाओं के मुकाबले हर वो कमी को दूर कर दी गई है जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ नहीं मिलता था। तीसरी चीज़ मैं एक और भी बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि वो उनके हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, जहाँ कृषि वैज्ञानिक भी उपलब्ध रहते हैं और वहाँ कृषि फार्म के नमूने भी रहते हैं, ताकि उनको उनकी जानकारी वो प्राप्त करें और अधिक से अधिक
उत्पादन देने वाली नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, कृषि के अच्छे तकनीक की जानकारी उनको मिले, ये जानकारी उनको वहाँ से प्राप्त हो सकती है। एक बात यहाँ जानने की और ज़रूरत है कि किसान भाइयों के लिए एक योजना है जो पहले जिसका जिक्र हमने किया था कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके ऊपर वो लोग जानकारी भी प्राप्त करें और हमारे बैंकों के साथ जो उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उसमें ये कवरेज दिया जाता है, वो इस बात पर ध्यान रखें, तो इससे उनको जानकारी भी बढ़ेगी और उनको लाभ भी मिलेगा। कि हमने देखा है कि अभी तक एक बड़ी संख्या में किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना बाकी है। ये बैंकें प्रयास कर रही हैं, बैंकों को सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी दी गई है कि सारे किसान को जिनके पास ज़मीन है उनको किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जाए। इसके अतिरिक्त गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो बटाई पर खेती को करते हैं, खेत किसी और किसान का होता है, उस पर वो बटाई करते हैं, तो इन लोगों को भी इस फसल बीमा योजना में कवरेज मिले, भारत सरकार की ऐसी मंशा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रयास ये किया जा रहा है कि जो किसान बटाई पर खेत करते हैं या वो किसान जो जिनका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी संयुक्त देयता समूह बनाया गया है, 5 से 6 किसान एक साथ मिलकर जो भूमिहीन हैं या बहुत कम मात्रा में उनके पास ज़मीन है, वो दूसरे अपने किसान भाइयों या बड़े कृषकों की खेती को खेत करते हैं, उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए। दर्शकों, अभी वक्त हो चला एक सूचनात्मक अंतराल का। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। सर, वार्षिक ऋण योजना क्या है और इसको लागू करने में नाबार्ड का क्या हाथ है? आपको पता होगा कि हर वर्ष एक ऋण योजना तैयार की जाती है। अभी हाल ही में 1 फरवरी को जब भारत का बजट पेश किया जा रहा था, उसमें ये बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में 2017-18 में कृषि तथा कृषि से संबद्ध क्रियाकलापों के लिए लगभग 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है कि सभी बैंकों के माध्यम से, जितनी भी हमारी बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है, इनके माध्यम से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। अभी हाल ही में पिछले महीने अभी 13 तारीख को नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय ने भी एक सेमिनार का आयोजन किया था जिसका नाम है स्टेट क्रेडिट सेमिनार। और उस स्टेट क्रेडिट सेमिनार में जो पेश किया गया हमारा लक्ष्य, उसके तहत 68,000 करोड़ के करीब हमारे स्टेट का यानी हमारे बिहार राज्य का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इतनी राशि किसानों को कृषि यानी फसल ऋण और अन्य जो गतिविधियां हैं कृषि से संबंधित उसमें दी जाएं। और इसके लिए हम आशा करते हैं कि अपने राज्य की जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है, वो इसमें प्रयास करें और प्रयासरत होकर इस लक्ष्य को अगले वर्ष जो अभी
आने वाला है 2016-17-18 उसमें इसको लागू किया जाए और इतने जो ऋण हमने एक प्रोजेक्शन किया है इसको बांटने का भरपूर प्रयास किया जाए। धन्यवाद। अशरफ सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और लाभप्रद जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।